Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Hello, dear students. Welcome to lecture number 20 of chapter 22 Inheritance from NBF Biology 12. And today, we are going to discuss sex linkage in human with reference to the inheritance of hemophilia. So, let's begin the today's lecture. अच्छा बेटे, कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जीन लिंकेज, बल्कि सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन है. आज के लेक्चर में हम सेक्स लिंकेज डिस्कस करेंगे ह्यूमन में. सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन. और सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन से मतलब वही है कि वी आर गोइंग टू स्टडी द सेक्स लिंक ट्रेड्स इन ह्यूमन. सेक्स लिंकेज में हम क्या बेसिकली डिस्कस करते हैं? सेक्स लिंक ट्रेड्स के मुतालिक डिस्कस करते हैं. और सेक्स लिंक ट्रेड्स लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स को कहा जाएगा विच आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो सेक्स लिंक ट्रेड्स इन ह्यूमन, उसकी एज यूजुअल वही 3 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो टाइप्स इसकी कवर करनी है उसमें हम कवर करेंगे एक एक्स लिंक ट्रेड्स और दूसरे इसमें हमने कवर करना है वाई लिंक ट्रेड्स को. एक्स लिंक ट्रेड्स जी, तो सेक्स लिंक ट्रेड्स की 2 टाइप्स हमने यहाँ पर ह्यूमन में कवर करनी है. एक एक्स लिंक ट्रेड्स की भी 2 टाइप्स देखेंगे हम. वन ऑफ देम इज नोन एज रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेड और दूसरे डोमिनेंट एक्स लिंक ट्रेड. रिसेसिव और दूसरे डोमिनेंट, क्योंकि दोनों का मोड ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा सा डिफर करता है. और दूसरी टाइप वाई लिंक ट्रेड्स की हम यहां पे कवर करने जा रहे हैं. इसके अलावा जो तीसरी टाइप होती है एक्स एंड वाई लिंक ट्रेड, जिनको सूडो ऑटोसोमल ट्रेड भी कहा जाता है, वो भी ह्यूमन में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में वो इंक्लूडेड नहीं है. हम यहाँ पर ये एक्स लिंक ट्रेड्स और वाई लिंक ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे. और एक्स लिंक ट्रेड में भी 2 तरह की एग्जांपल्स आपसे शेयर की जाएंगी, एक रिसेसिव नेचर के ट्रेड्स और दूसरे डोमिनेंट नेचर के ट्रेड्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेड्स की. रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेड्स ये ऐसे ट्रेड्स होंगे जो किसी रिसेसिव जीन के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, और उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है यानी डोमिनेंट फॉर्म वो भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही पाई जाती होगी, वाई क्रोमोसोम पर वो एब्सेंट होगी. ठीक है, जैसे अभी आपने ड्रोसोफिला में लास्ट लेक्चर में व्हाइट आई कलर देखा था. व्हाइट आई कलर एक रिसेसिव नेचर का ट्रेड था और एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक था. बिल्कुल इसी तरह से हम ह्यूमन में रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे. तो ह्यूमन में रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेड की एग्जांपल्स क्या हैं? इसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और इसके अलावा टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन, ये तीनों रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेड के एग्जांपल्स हैं. अच्छा, इससे पहले कि हम ये रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेड्स को स्टडी करें, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी हम ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हम ये कोई डिजायर्ड क्रॉसेस परफॉर्म नहीं कर सकते. ह्यूमन के अंदर जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर रिलाई किया जाता है. पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है, पेडिग्री कहते हैं जेनेटिक्स में, हम पेडिग्री को डिफाइन करेंगे, अ सिंबॉलिक चार्ट that represents the inheritance of a particular trait
सिंबॉलिक चार्ट, यानी इसमें हम सिंबल्स की मदद से एक चार्ट तरतीब देंगे। अ सिंबॉलिक चार्ट इन विच द inheritance of a particular trait is shown in different generations of a family, या in successive generations of a family। आप किसी भी फैमिली का डाटा लेते हैं, उस फैमिली में मौजूद जो लोग हैं उनमें उस ट्रेट की अपीयरेंस को ऑब्जर्व करते हैं कि किस किस इंडिविजुअल में वो ट्रेट पाया जाता है। उसके बाद फिर सिंबल्स की मदद से एक चार्ट बनाते हैं एंड दैट चार्ट इज कॉल्ड पेडिग्री। और उस चार्ट को, उस पेडिग्री को एनालाइज करते हुए आप मोड ऑफ इनहेरिटेंस को ट्रेस आउट करते हैं। तो पेडिग्री ड्रॉ करने के लिए जो बुनियादी सिंबल्स यूज़ की जाती हैं, उन सिंबल्स में सर्कल यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिनोट द फीमेल। किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल यूज किया जाएगा और किसी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वेयर यूज किया जाएगा। और जबकि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को शो करना है, यानी इन दो इंडिविजुअल्स के दरमियान मैरिज को इंडिकेट करना है, तो ये दो सिंबल्स इस तरह से प्लेस करके उसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। ये निकाह नामे वाली लाइन है, इसको कहते हैं मैरिज लाइन। मैरिज लाइन, तो ये मैरिज लाइन इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप शो कर रही है कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, उसके बाद फिर इस मैरिज लाइन से एक वर्टिकल लाइन अगर नीचे ड्रॉ की जाए और इस वर्टिकल लाइन के नीचे अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन के नीचे इस तरह से आप अगर सिंबल्स को हैंग कर दें, तो ये जो अब सिंबल्स होंगे ना, ये इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर दो बेटे और दो बेटियां इनके शो कर रहे हैं, तो ये एक फैमिली हमने बना दी है। तो ये वाली जो लाइंस हैं ना, इसे कहते हैं सिबशिप लाइन। सिबशिप लाइन, तो ये लाइन जो ये सिंबल्स के ऊपर से ड्रॉ की जाती है, ये इनके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होने को इंडिकेट करती है। अगर हमने इस जनरेशन में, ये इस वक्त एक जनरेशन है और ये दूसरी जनरेशन आ गई है, ठीक है, दो जनरेशन हमने यहाँ पे शो की हैं। अगर हमने तीसरी जनरेशन दिखानी हो, तो तीसरी जनरेशन को दिखाने के लिए हमें इनमें से किसी की शादी दिखानी पड़ेगी। जैसे ये फीमेल, इसकी मैरिज, या ये मेल, इसकी मैरिज। तो आपने ऐसा नहीं करना कि इन दोनों के दरमियान ऐसे लाइन खींच दें, बल्कि आपने यहाँ पर, जैसे अगर इस इंडिविजुअल की शादी दिखानी है, तो यहाँ पर ये मेल का एक सिंबल प्लेस करेंगे और इसके साथ इसकी लाइन दरमियान से ड्रॉ कर देंगे। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये मेल इस फैमिली का नहीं है, कहीं और से था, दूसरी फैमिली का, और इसके साथ इसका रिश्ता अज़दवाज तय हो गया है। ठीक है, तो अब ये इनके जो आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो उनको भी इसी तरह से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके नीचे शो करेंगे। ठीक है, तो अब आपको देखिए समझ में आ रहा है ना कि ये किस तरह से हमने एक फैमिली की 3 जनरेशन्स यहाँ पे दिखा दी हैं और ये सिंबल्स यूज़ किए हैं। अभी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि सिंबल्स में हम ट्रेट को कैसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ट्रेट को किस तरह से इंडिकेट किया जाएगा, ये मैं एक एग्जांपल यहाँ पे हीमोफीलिया की डिस्कस कर लूँ, तो उसके बाद फिर आपको उस एग्जांपल के हवाले से ये फर्दर सिंबल्स एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद आप देखिएगा कि इनहेरिटेंस का पैटर्न हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं बाय एनालाइजिंग द पेडिग्री। तो ये जो इस तरह का चार्ट बना होता है, ऐसे कहते हैं पेडिग्री। इसमें इस वक्त 3 जनरेशन्स दिखाई गई हैं। समझ आ गई बात भाई? यहाँ तो हम चूंकि एक स्टैंडर्ड पेडिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें हर एक कपल के ये 4-4 बच्चे दिखाएं, 2 बेटे 2 बेटियां।
लेकिन एक्चुअली जब आप किसी फैमिली की पेडिग्री ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप उस फैमिली का जो एक्चुअल डाटा है उसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, यानी उस फैमिली में कितने सिस्टर एंड ब्रदर्स थे और फिर उनके जो पेरेंट्स थे उनके पीछे सिस्टर्स और ब्रदर्स कितने थे और उससे पीछे, तो आप इस तरह से पिछला डाटा ले रहे होते हैं। जाहिर है कि आने वाला जो डाटा है वो तो अभी आपको नहीं मिलेगा, वो तो अभी आगे जनरेशन आगे पास करेगी तो फिर आपको पता चलेगा, लेकिन जो पिछली जनरेशन्स गुजर चुकी होती हैं तो जितना भी मुमकिन हो सके उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसकी मदद से ये पेडिग्री बनाई जाती है और उसको फिर एनालाइज करते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि हीमोफीलिया की फिजियोलॉजिकल जेनेटिक बेसिस क्या है और ये किस तरह से ट्रेट इनहेरिट करता है। इस एग्जाम्पल से हम रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को वर्कआउट करते हैं। हीमोफीलिया ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया दिस इज बेसिकली अ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर इसमें क्या होता है कि ब्लड इज फेल टू क्लॉट। हम सबसे पहले इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल बेसिस का मतलब ये होगा कि हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम आता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस वजह से वो प्रॉब्लम आता है, कॉज क्या है, ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल बेसिस कहलाएंगी। तो याद रखिए कि हीमोफीलिया जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें होगा क्या, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ब्लड इज फेल्ड टू क्लॉट। स्पेशली जो कोई भी कट साइट होती है ना, जहां पर कोई किसी किस्म का कट लग जाए और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग वाले पॉइंट से जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनका ब्लड तो क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। बट ये जो लोग होंगे ना, उनमें किसी भी कट साइट से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी और इस तरह से ब्लड बहता जाएगा। तो आप इमेजिन करें कि अगर ये सिलसिला यूं कंटिन्यू रहे तो इवन इट लीड्स टू डेथ। ठीक है, सारे का सारा ब्लड अगर बह जाए तो फौरी तौर पर डेथ भी हो सकती है। और आप अंदाजे कीजिए कि बचपन से लेकर बड़े होने तक इंसान कई दफ़ा गिरता है, चोट लगती है, ब्लड निकलता है उसका, और नॉर्मल पर्सन है तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है और वो ठीक रहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये इतने सेंसिटिव होंगे कि अगर इनको कोई माइनर सा कट लग जाए, जैसे ब्रश करते हुए उनके गम्स में से कोई ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेगी जब तक कि आप इनको हॉस्पिटलाइज ना करें, इनको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, तब तक कोई आर्टिफिशियल फैक्टर्स इसको ना दिए जाएं ब्लड क्लॉटिंग वाले, तब तक ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा इसमें। तो ये इस लिहाज से बड़ी डेंजरस डिजीज है। तो ब्लड क्लॉट ना होने की रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? तो असल में it is caused by the defect in any one blood clotting factor, असल में ब्लड को क्लॉट करने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। एंड दोज फैक्टर्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। उनको नंबर्स के जरिए हम कॉल करते हैं। यानी जैसे आमतौर पर जो हीमोफीलिया कॉज होते हैं ना, उनमें सबसे जो कॉमन टाइप है हीमोफीलिया की, उसमें ये जो फैक्टर 8 है ये डिफेक्टिव होता है। तो ड्यू टू डिफेक्ट इन द फैक्टर 8 में डिफेक्ट की वजह से जो हीमोफीलिया कॉज होगी, दैट हीमोफीलिया इज नोन एज हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया विच इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन फैक्टर 8। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे
ये एक आपको एग्जांपल दी है। फैक्टर 8 में अगर डिफेक्ट आए तो उसकी वजह से जो हीमोफीलिया होगा उसे हीमोफीलिया ए कहा जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया विच इज फाउंड अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल हीमोफीलियक्स इन द वर्ल्ड। जितने भी हीमोफीलियक्स दुनिया में पाए जाते हैं ना, पूरी दुनिया के इंसान नहीं भाई, सिर्फ जो हीमोफीलियक्स दुनिया में पाए जाते हैं, हीमोफीलिया के पेशेंट्स जो दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें से 80% लोग हीमोफीलिया ए का शिकार होते हैं और उनमें फैक्टर 8 डिफेक्टिव होगा। दूसरी टाइप आपको हीमोफीलिया की नजर आएगी इन विच फैक्टर 9 इज डिफेक्टिव। तो फैक्टर 9 के डिफेक्टिव होने की सूरत में हीमोफीलिया बी इज कॉज्ड। दिस इज सेकंड most frequent type of hemophilia which is found approximately in 20% of all hemophiliacs। और तीसरी एक बहुत ही रेयर टाइप है which is caused by the defect in factor 11। फैक्टर 11 में डिफेक्ट की वजह से जो हीमोफीलिया कॉज होगी that is known as hemophilia C and it is very rare type of hemophilia जो बहुत ही कम लोगों में जो हीमोफीलिया के शिकार होते हैं, बहुत कम लोगों में ये पाई जाती है। ठीक है भाई, तो आपने ये हीमोफीलिया की फिजियोलॉजिकल बेसिस में ये बातें याद रखनी है कि हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और बुनियादी तौर पर इसका कॉज क्या है कि ब्लड क्लॉट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, उनमें से अगर कोई भी फैक्टर डिफेक्टिव होगा तो हीमोफीलिया विल बी द रिजल्ट। जैसे फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11 में डिफेक्ट अब तक दरियाफ्त हुए हैं और इन फैक्टर्स में डिफेक्ट की वजह से जो हीमोफीलिया बनती हैं उनकी 3 टाइप्स रिकग्नाइज की गई हैं, ए, बी और सी, और इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप हीमोफीलिया ए है। ठीक है भाई, तो ये तो थी इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट्स जेनेटिक बेसिस। इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है? जी बेटा, ये प्रोटीन्स हैं बेटी, प्रोटीन्स हैं बुनियादी तौर पर ना। जैसे आप वो फिब्रिनोजेन आपने पढ़ा है, फिब्रिनोजेन नाम सुना है? फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। प्रोथ्रोम्बिन, दिस इज आल्सो अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसी तरह से और भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, काफी सारे हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो तो ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो रहा होता। तो ये ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। अच्छा, तो जेनेटिक बेसिस क्या है? जेनेटिक बेसिस ऑफ हीमोफीलिया। इसमें बेटे आपने याद रखना है कि ये हीमोफीलिया ए एंड बी, हीमोफीलिया ए एंड बी ये दोनों रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट हैं। हीमोफीलिया ए एंड बी आर रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट। रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट, हम जो इस वक्त एक्स लिंक्ड ट्रेट पढ़ रहे हैं, रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट, तो ये दरअसल दोनों रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो हीमोफीलिया सी है वो एक ऑटोसोमल ट्रेट है। हीमोफीलिया सी इज एन ऑटोसोमल ट्रेट। हीमोफीलिया सी इज अ रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। इट इज अ रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट का मतलब है कि इसका जीन भी रिसेसिव नेचर का तो है, लेकिन वो एक ऑटोसोम के ऊपर पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं। जबकि ये जो हीमोफीलिया ए और बी है ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट हैं, यानी इनके जीन्स दरअसल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। तो चाहे ये हीमोफीलिया ए हो जो कि एक अलग जीन से कंट्रोल हो रहा है, और हीमोफीलिया बी हो जो कि एक अलग जीन से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जो कि दोनों ही ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट हैं, लिहाजा हम इनको इन जनरल इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया ए और बी को आप यूं समझ लें कि इकट्ठा ही हम डिस्कस करते हैं। तो हम यूं इसको कंसिडर करते हैं कि ये जो हीमोफीलिया है इट इज कॉज्ड बाय अ रिसेसिव जीन। तो वो रिसेसिव जीन कौन सा है इसमें? इट इज
caused by a recessive gene, तो वो recessive gene कौन सा है? That recessive gene is small h, ठीक है, that recessive gene is small h। और जबकि इसके मुकाबले में इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है यानी डोमिनेंट फॉर्म, तो डोमिनेंट फॉर्म इन दिस केस तो डोमिनेंट जीन इसमें वो होगा कैपिटल एच, और कैपिटल एच इज एक्चुअली फॉर द नॉर्मलनेस, ठीक है, नॉर्मल ब्लड। ये ट्रेड असल में एक डोमिनेंट जीन से कंट्रोल हो रहा है और वो डोमिनेंट नेचर का जीन कैपिटल एच है, और ये दोनों एक ही लोकस के ऊपर पाए जाने वाले को एग्जिस्टिंग अलील्स हैं, एक दूसरे के ये अलील्स हैं। कैपिटल एच इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच, ठीक है, और ये चूंकि एक्स के ऊपर लिंक्ड हैं तो जीनोटाइप्स क्या बनेंगे आप याद कीजिए, मैंने ड्रोसोफिला में भी बना के दिखाया था। तो उसी तरह से देखिए एक फीमेल के पास आपको अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कैपिटल एच मिले तो ऐसी सूरत में ये फीमेल कैसी होगी? नॉर्मल होगी। यस, तो नॉर्मल फीमेल, और इस नॉर्मल फीमेल के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे वो इस तरह से एक हॉलो सर्कल होगा, हॉलो सर्कल, या फिर कलर डायग्राम हो तो ग्रीन कर सकते हैं आप इसे। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर किसी फीमेल के दो एक्स में से एक के ऊपर कैपिटल एच और दूसरे के ऊपर स्मॉल एच आ जाए तो ऐसी सूरत में कैपिटल एच चूंकि नॉर्मलनेस का जीन है और ये डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल एच, तो ये फीमेल नॉर्मल तो होगी, यानी इसका ब्लड क्लॉट तो करेगा, लेकिन इस फीमेल को हम नॉर्मल कहने के बजाय हम इसे कहेंगे कैरियर, यानी खुद तो ये ठीक होगी लेकिन ये अपना जीन, ये जो हीमोफीलिया वाला जीन है, इस हीमोफीलियक जीन को आगे अपनी अगली जनरेशन में कैरी कर सकती है। इस वजह से आप इस फीमेल को क्या डेजिग्नेट करेंगे? कैरियर फीमेल। याद रखो कि कैरियर एक ऐसे इंडिविजुअल को हम कहते हैं जेनेटिक्स में कि जिसके पास जीन प्रेजेंट हो लेकिन वो एक्सप्रेस ना कर रहा हो और वो उस जीन को आगे कैरी कर रहा हो, वो इंडिविजुअल अगली जनरेशन में उसको लेकर जा रहा हो, तो इस वजह से उस इंडिविजुअल को आप कैरियर कहेंगे। तो इस वक्त ये फीमेल कैरियर है, और इस कैरियर फीमेल का जो सिंबल बनेगा ना वो इसी तरह से सर्कल, लेकिन सर्कल के अंदर आपने यूं डॉट लगा देना है, तो ये डॉट इंडिकेट कर रहा है कि शी इज कैरियर। और अगर ये हॉलो सर्कल रखा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि द फीमेल इज नॉर्मल। नॉर्मल कैरियर कहां से आ गया? नॉर्मल हम उसको कह रहे हैं जिसके पास दोनों नॉर्मल जीन्स हैं, दोनों ब्लड क्लॉटिंग वाले जीन्स यहां पे प्रेजेंट हैं, इसको हम नॉर्मल कह रहे हैं, ठीक है। और कैरियर किसे कह रहे हैं? जिसके पास हीमोफीलियक जीन प्रेजेंट है एक, लेकिन चूंकि नॉर्मल जीन भी प्रेजेंट है और वो चूंकि डोमिनेंट है, इस वजह से इसमें हीमोफीलियक जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, इसका अपना ब्लड होगा तो क्लॉट नॉर्मल ब्लड होगा इसका, लेकिन इसको हम नॉर्मल लिखने के बजाय हम इसे क्या लिखेंगे? कैरियर फीमेल। तो मैंने अभी आपको बताया है कि कैरियर उस इंडिविजुअल को कहेंगे जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट हो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, यानी जैसे हम हीमोफीलिया को फॉलो कर रहे हैं ना, तो हीमोफीलियक जीन इज प्रेजेंट इन दिस इंडिविजुअल बट इट डज नॉट एक्सप्रेस, क्योंकि ये स्मॉल एच है, रिसेसिव जीन है, तो इसके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, बट शी कैन कैरी दिस जीन टू हर नेक्स्ट जनरेशन। अगर किसी फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर स्मॉल एच आ जाए तो अब की दफा ये हीमोफीलियक बन जाएगी, तो दिस इज हीमोफीलियक फीमेल, हीमोफीलियक फीमेल। और हीमोफीलियक फीमेल के लिए जो सिंबल हम चूज करेंगे वो सिंबल क्या होगा? आपने इसी तरह सर्कल बनाना है, लेकिन सर्कल को आपने डार्क कर देना है, या कलर डायग्राम हो तो उसको रेड भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह से कंप्लीट डार्क सर्कल, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट। बेटे यहां पर आपने ये याद रखना है कि हम इस वक्त एक डिजीज को स्टडी कर रहे हैं ना,
तो इस वजह से हम ये जो डार्क सर्कल है ये इस पेशेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट होते हैं वो हमेशा डिजीज़ेज ही होती हैं, नॉर्मल ट्रेट्स भी हो सकते हैं रिसेसिव नेचर के, ठीक है, नॉर्मल ट्रेट्स भी हो सकते हैं। आप ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो डार्क सर्कल होता है ये ट्रेट की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा होता है। यानी हम जिस ट्रेट को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं हीमोफीलिया को, तो हीमोफीलिया की प्रेजेंस हम इंडिकेट करेंगे बाय डार्कनेस, ठीक है। ये जो डार्क सर्कल है ये हीमोफीलिया की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है इस फीमेल में, और यू डॉट लगाया जाए तो ये उसके एक सिंगल जीन को इंडिकेट कर रहा है, और अगर इसको हॉलो छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है इसके अंदर वो हीमोफीलिया का कोई जीन नहीं है, ये क्वाइट नॉर्मल है। अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद देखिए मेल पॉपुलेशन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, किसी मेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि उसके बाद दूसरा वाई के ऊपर ये जीन प्रेजेंट नहीं होगा, अगर इसके ऊपर कैपिटल एच आ गया तो ऐसी सूरत में ये नॉर्मल मेल कहलाएगा, नॉर्मल मेल। और नॉर्मल मेल के लिए जो सिंबल हम चूज करेंगे वो मैंने अभी बताया था कि मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वेयर सिंबल के साथ, लेकिन नॉर्मल दिखाने के लिए, उस ट्रेट को एब्सेंट शो करने के लिए आप इस सिंबल को हॉलो छोड़ देंगे, तो हॉलो स्क्वेयर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस नॉर्मल मेल को। लेकिन अगर इस अकलौते एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल एच आ जाए तो ऐसी सूरत में ये हीमोफीलियक मेल हो जाएगा, और इस हीमोफीलियक मेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए सिंबल होगा वही स्क्वेयर, लेकिन दिस टाइम द स्क्वेयर विल बी फिल्ड बाय द कलर, इसको डार्क कर दिया जाएगा, या फिर कलर डायग्राम हो तो इसको रेड किया जा सकता है। तो ये इस तरह का एक डार्क स्क्वेयर ये इंडिकेट कर रहा है कि ही इज हीमोफीलियक। समझ आई बात भी? इसमें कैरियर होगा ही नहीं कोई, क्योंकि देखो जो मेल है, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर या तो नॉर्मलनेस का जीन होगा या फिर डिजीज जीन होगा। अगर डिजीज जीन होगा तो ये लाजमी डिजीज्ड होगा, और अगर नॉर्मल का जीन है तो ये लाजमी नॉर्मल होगा, दरमियान वाली कंडीशन कोई भी नहीं है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था जेनेटिक टर्म्स में हम इस जीनोटाइप को क्या कहते हैं, बताइए इन जेनेटिक टर्म्स ये जीनोटाइप क्या कहलाता है? ये बेटा नॉर्मल फीमेल वाला जो जीनोटाइप है, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? होमोजाइगस क्या डोमिनेंट या रिसेसिव? बिल्कुल बेटे, जब भी आप होमोजाइगस टर्म यूज करें ना उसके साथ डोमिनेंट या रिसेसिव जरूर लगाया करें, और जब हेटेरोजाइगस टर्म यूज की जाएगी तो उसके साथ ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें अंडरस्टूड है कि जो डोमिनेंट है उसी ने एक्सप्रेस करना है हेटेरोजाइगस स्टेट में, ठीक है। तो इस वक्त ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। एंड व्हाट अबाउट दिस जीनोटाइप? कैरियर फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा? हेटेरोजाइगस। अभी बेटा मैंने आपको समझाया है कि आप हेटेरोजाइगस के साथ डोमिनेंट या रिसेसिव मेंशन नहीं करेंगे, इस बात को आप आइंदा याद रखिए ना, ठीक है, ये मिस्टेक है। होमोजाइगस के साथ ये इलेबोरेट करने की जरूरत होती है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, बट हेटेरोजाइगस के साथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। एंड व्हाट अबाउट दिस हीमोफीलिया फीमेल का जो जीनोटाइप है इसे क्या बोला जाएगा? होमोजाइगस रिसेसिव। वेल डन। एंड व्हाट अबाउट दिस नॉर्मल मेल, इसको क्या कहना चाहिए जेनेटिक टर्म्स में? हेमीजाइगस डोमिनेंट। हेमीजाइगस के साथ भी आपने जरूर मेंशन करना है कि वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ये हेमीजाइगस डोमिनेंट है। एंड सिमिलरली हीमोफीलियक मेल ये हेमीजाइगस रिसेसिव है। तो ये जेनेटिक टर्म्स आप याद रखिए इनकी। अच्छा, अब जरा हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न जरा ऑब्जर्व करते हैं जी। सर अगर ये मेल में जो एच है ये होमोजाइगस उसके ऊपर हो ना, नाम के लोकस के ऊपर हो, तब ये नहीं हो सकता कैरियर? होमोजाइगस लोकस पे हो क्या मतलब? होमोलोगस। हाँ, होमोलोगस पार्ट पर बिल्कुल उस केस में होगा ना बेटा, वो आपको कल मैंने मेंशन किए तो थे सारे केसेस। फिर बेटा कैरियर बनेगा ना, वो तो ऑटोसोमल ट्रेट की तरह का बिहेवियर हो जाएगा। कल मैंने वो आपको चीज समझा दी थी। लेकिन ये जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट है इसमें मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा।
रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन से कंट्रोल होते हैं, और मेल के पास चूंकि एक एक्स क्रोमोसोम है तो इस वजह से मेल कभी भी इस केस में कैरियर नहीं होगा। क्लियर? ये वाला जीन नहीं आएगा ना बेटा जी, मैं आपको यही बार बार समझा रहा हूं कि हीमोफीलिया का जीन ये नॉन होमोलोगस आर्म के ऊपर है। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे कल मैंने आपको दिखाया था, इसका जीन ये इस जगह पर मौजूद होगा, तो इस जगह पर मौजूद होने की वजह से इसका दूसरा अलील यहां पर वाई पर नहीं है, इसी वजह से तो इसको एक्स लिंक्ड कह रहे हैं। आप फिर बार बार कह रहे हैं कि ये उधर नहीं हो सकेगा, जब आपको कह रहे हैं बेटा ये इधर ही होना है, ये है इधर। समझ आई बात? ये हम, अच्छा पहले जरा ये बात तो कंप्लीट होने देना। ये हम इस वक्त एक टिपिकल एग्जांपल डिस्कस करें हीमोफीलिया की। हम अब ओवरऑल जनरल बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इस वक्त हीमोफीलिया की। और हीमोफीलिया का जो जीन है वो एक रिसेसिव एक्स लिंक्ड है और उसका कोई भी अलील वाई पर नहीं है। ठीक है, ये बातें फैक्ट्स को अच्छी तरह से रखिए माइंड में, उसको आप यूं कॉन्सेप्ट को खराब ना होने दें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं कि ये वाई पर इसका जीन है ही कोई नहीं। ठीक है, अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न जरा देखें। इसका इनहेरिटेंस पैटर्न इस तरह से होगा कि अगर ये देखो, ये अब साथ साथ आपने बताना है कि ये इस इंडिविजुअल का फिनोटाइप क्या होगा। Hemophiliac male, good. This is hemophiliac male. और इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? X स्मॉल h y। अच्छा, और ये देखिए ये कौन है? आगे भी तो बोलो ना फीमेल के साथ, नॉर्मल फीमेल। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? ठीक है, और ये इन दोनों के दरमियान में ये क्या चीज है? मैरिज लाइन। तो इस वक्त ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे हमने ये लाइन ड्रॉ की और उसके बाद फिर ये नीचे हम इनके ऑफस्प्रिंग्स को शो करेंगे। तो गेस करो कि यहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनमें क्या चांस है। आप इनका ये क्रॉस बना सकते हो। देखो ये गैमीट अलग हो जाएगा, ये अलग गैमीट में जाएगा, ये अलग गैमीट में, ये अलग गैमीट में। अब ये एक्स इस एक्स के साथ फर्टिलाइज करे, एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, तो ये क्या आ गई? कैरियर फीमेल। अगर ये एक्स इस वाई के साथ जाए तो देखो एक्स कैपिटल एच वाई, तो ये नॉर्मल मेल। अच्छा, अगर ये वाला एक्स इस एक्स के साथ जाए तो फिर क्या होगा? एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, तो ये कैरियर फीमेल। और अगर ये एक्स इस वाई के साथ जाए तो फिर क्या होगा? नॉर्मल मेल। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये बाप था ना इस फैमिली में, फादर था, तो अगर फादर हीमोफीलियक होगा तो क्या उसका कोई बेटा हीमोफीलियक हो सकता है? नो। ठीक है, बाप अगर हीमोफीलियक है और माँ जो है वो हीमोफीलियक नहीं है, तो आप देखें बच्चों में किसी के अंदर भी ये ट्रेट अपीयर नहीं हुआ, ये सारे नॉर्मल बच्चे पैदा हुए हैं। लेकिन अलबत्ता ये जो डॉटर्स आई हैं ये कैरियर डॉटर्स आई हैं। अगर इन कैरियर डॉटर में से किसी की शादी नॉर्मल मेल से हो जाती है, देखो ये नॉर्मल मेल, इसके साथ हम इसकी ये शादी तय कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में देखो आगे क्या होने वाला है। इसका सिंबल, इसका जीनोटाइप आपके सामने, इसका जीनोटाइप क्या होगा? इस नॉर्मल मेल का जीनोटाइप गेस करें भाई, इस नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होगा? एक्स कैपिटल एच वाई। अच्छा, तो अब देखो इनके जो आगे बच्चे पैदा होंगे उनमें क्या चांस है? गैस। अगर ये एक्स कैपिटल एच इस एक्स कैपिटल एच के साथ जाएगा तो ऐसी सूरत में आप देख रहे हैं कि ये डॉटर पैदा होगी और ये नॉर्मल डॉटर होगी। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ जाए तो ऐसी सूरत में
कैरियर फीमेल, और अगर ये Y इस X के साथ जाए तो ऐसी सूरत में X कैपिटल H Y, तो ये नॉर्मल मेल, और अगर ये Y इस X के साथ जाए तो ऐसी सूरत में क्या चांस है? हीमोफिलिक। अब इस वक्त मैंने ये जो पेडिग्री बनाई है, इस पेडिग्री में कितनी जनरेशन दिखाई है? हरी, अब बताइए। 3 जनरेशन, जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2 एंड जनरेशन नंबर 3, तो 3 जनरेशन दिखाई हैं। हाउ मेनी हीमोफिलियक्स आर शोन? 2 हीमोफिलियक्स, और वो उनका सेक्स क्या है उन हीमोफिलियक्स का? दोनों मेल्स हैं, दोनों मेल्स हैं, मेल एंड फीमेल। कहां से, क्या कर रहे हो यार? दोनों में। अच्छा, तो अब देखो बेटा, ये जो हीमोफिलियक हैं दोनों, आप जरा इनके दरमियान रिश्ता बनाओ कि क्या रिश्ता है इनके दरमियान। ये हीमोफिलियक और ये हीमोफिलियक, इन दोनों, जी नाना लगता है और ये उसका नवासा लगता है। तो आपने देखा कि एक नाना का जो ट्रेट है ये उसकी डॉटर के जरिए उसके ग्रैंडसन में, नवासे के अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरह का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होता है ना, जिसमें एक अफेक्टेड मेल का ट्रेट उसकी डॉटर के जरिए उसके मैटरनल ग्रैंडसन के अंदर ट्रांसफर हो, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज जिग-जैग इनहेरिटेंस, या इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। जिग-जैग इनहेरिटेंस, या इसको क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये जिग-जैग इनहेरिटेंस, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसमें क्या होगा कि एक अफेक्टेड मेल का ट्रेट उसकी डॉटर के जरिए उसके मैटरनल ग्रैंडसन में जाएगा। तो जितने भी रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट है वो ये वाला मोड ऑफ इनहेरिटेंस शो करते हैं। अगर बेटे आपको कोई पेडिग्री दिखाई जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा ट्रेट दिखाया गया है, तो आप पहचान लेंगे कि ये रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट है या नहीं। उसकी मैं आपको पहचान बताता हूं। नंबर 1, गौर से सुनिएगा। एक तो बेटा ये जो कैरियर आपको नजर आ रहे हैं ना, कैरियर फीमेल्स, ये आपको सिर्फ रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट की पेडिग्री में नजर आएंगे और किसी में नजर नहीं आएंगे, पहली बात, ठीक है। ये कैरियर के जो सिंबल्स हैं, ये इस तरह के सिंबल्स, ये हमेशा कहां पे नजर आएंगे आपको? रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट के केस में। वो जो ऑटोसोमल ट्रेट में हेटेरोजाइगस होता है ना, उसको शो करने के लिए हम इस तरह से सिंबल बनाते होते हैं, उसमें आधा ब्लैक करते हैं और आधा हॉलो छोड़ देते हैं। तो इस सिंबल का मतलब होता है ऑटोसोमल हेटेरोजाइगस, यानी ये हेटेरोजाइगस तो है, कैरियर तो है, बट ये ऑटोसोमल कैरियर है ये। लेकिन जो रिसेसिव एक्स-लिंक्ड कैरियर होगा उसमें ये डॉट वाला सिंबल आएगा। तो डॉट वाले सिंबल से आप फौरन पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ट्रेट इंडिकेट किया हुआ है, रिसेसिव एक्स-लिंक्ड। और दूसरी बात कि ये जो रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट होते हैं, दे आर मोर कॉमन इन, बताएं किस में? मोर कॉमन इन मेल या फीमेल? मेल। भाई आपको 3 जनरेशन में 2 मेल अफेक्टेड नजर आ गए, फीमेल एक भी अफेक्टेड नजर नहीं आई, तो आप क्या कहेंगे? मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। वो कैसे? वो आप इस तरह से देखिए कि पूरी दुनिया में जितनी भी फीमेल हैं उनमें अफेक्टेड होने का जो चांस है वो इस वाले जीनोटाइप में, बाकी 2 जीनोटाइप में नॉर्मलनेस होगी, यानी अफेक्टेड होने का चांस 1/3 होगा प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेल पॉपुलेशन में आपको या तो लोग इस तरह के मिलेंगे जो नॉर्मल होंगे और जो अफेक्टेड होंगे वो इस तरह के मिलेंगे। तो चांस कितना बन गया? 1/2। बताओ 1/2 ज्यादा चांस है या 1/3 इज ग्रेटर चांस? तो 1/2 इज ग्रेटर चांस। तो इस तरह से ये जो रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं, दे आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। देखो बेटा, फीमेल ये इस ट्रेट को उस वक्त शो करेगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेसिव जीन आए, यानी एक फीमेल उस वक्त अफेक्टेड होती है जब उसका बाप भी अफेक्टेड और मां उसकी कैरियर हो। अगर उसका बाप अफेक्टेड नहीं है, मां अफेक्टेड है, या मां कैरियर नहीं है, सिर्फ बाप अफेक्टेड है, तब फीमेल ने अफेक्टेड नहीं होना। तो ये इन बातों के ऊपर सब गौर कीजिएगा। ये जो मैंने आज आपसे किए हैं इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, तो ये इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस बनते होते हैं। आपको ये
टास्क दी जाएंगी और वर्कआउट करना होगा कि क्या चांस है। चलें कल हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ओके, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.